उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए संदेश देने के लिए आए। अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरा अफ्रीका, पूरा साउथ ईस्ट। दोस्तों, एक सीधी सी बात है, जब पहलवान अखाड़े में उतरने से पहले ही जज को बुला ले, समझ लो कुश्ती फिक्स है। और आज ठीक ऐसा ही कुछ नज़ारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिला है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अचानक लखनऊ पहुंच गए हैं। पूरे 2 दिन का दौरा है, बीएलओ के साथ बैठक है, स्कूल कॉलेज के बच्चों के साथ मीटिंग है, यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम है, हर तरह की तैयारियां हो रही हैं। और तो और ये दौरा सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है, इसके बाद मेरठ जाना है, फिर वाराणसी जाना है। 3 बड़े क्षेत्रीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। अब सोचिए दोस्तों, चुनाव तो होने वाले हैं फरवरी मार्च 2027 में, यानी अभी भी पूरे 6 महीने बाकी हैं। तो फिर चुनाव आयोग को अचानक ऐसी क्या जल्दी पड़ गई है कि खुद मुख्य चुनाव आयुक्त हवाई जहाज पकड़ करके लखनऊ पहुंच गए हैं? क्या 2027 वाला चुनाव 2027 में नहीं होगा? क्या ये चुनाव समय से पहले होगा? क्या ये चुनाव ईवीएम से होगा या बैलेट पेपर से? ये सब सवाल आज पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में गूंज रहे हैं और इसी पर आज बात करेंगे बड़ी बारीकी से। तो पहले तो जान लीजिए दोस्तों कि आखिर हुआ क्या है। कल यानी 24 अगस्त की सुबह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग, मीडिया डायरेक्टर जनरल आशीष गोयल, आईटी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सीमा खन्ना और चुनाव आयोग के कई बड़े अधिकारी लखनऊ पहुंचे। 2 दिन का पूरा शेड्यूल तय है। पहले दिन कॉलविन तालुकदार कॉलेज गए, जहां ज्ञानेश कुमार ने पहले पढ़ाई की थी, वहां बच्चों से मिले। फिर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ELC 2.0 और ECI नेट पर क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि बने। लखनऊ के आसपास के 20 जिलों के लगभग 1500 छात्र, शिक्षक, प्रिंसिपल और शैक्षिक संस्थानों के प्रमुख इस कार्यक्रम में जुटे थे। दूसरे दिन यानी आज 500 BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ सीधी बातचीत हुई। कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा तामझाम, एक बहुत बड़ी हलचल, और इसी हलचल ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। अब असली सवाल यह है दोस्तों कि इतनी हलचल क्यों? इसका जवाब छिपा है फरवरी 2027 में। दरअसल फरवरी 2027 में देश में जनगणना का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। पूरे देश में एक साथ जनगणना का काम चलेगा और इसी काम के लिए स्कूल के टीचर, सरकारी कर्मचारी, BLO सबकी ज़रूरत पड़ेगी। अब कमाल की बात यह है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में हमेशा फरवरी मार्च में ही विधानसभा चुनाव होते हैं। 2017 में भी फरवरी मार्च में हुए थे, 2022 में भी फरवरी मार्च में हुए थे और 2027 में भी उम्मीद यही है कि फरवरी मार्च में ही होंगे। लेकिन जब जनगणना और चुनाव दोनों एक साथ हो जाए तो सरकारी कर्मचारियों को कहां भेजे? एक ही आदमी 2 जगह तो नहीं जा सकता ना, यही परेशानी है दोस्तों। और ऊपर से मार्च अप्रैल में स्कूल कॉलेजों की परीक्षाएं होती है, बोर्ड की परीक्षाएं होती है, मतलब बच्चों की परीक्षाएं भी नहीं टाली जा सकती है, जनगणना भी नहीं टाली जा सकती है और चुनाव भी नहीं टाला जा सकता है। तो इन तीनों में से एक चीज़ को समय से पहले करना ही पड़ेगा। और अब देखिए, जनगणना को समय से पहले करना मुश्किल है क्योंकि उसका शेड्यूल पूरे देश के लिए एक साथ तय है। परीक्षाओं को हिलाना असंभव है क्योंकि उनके साथ लाखों बच्चों का करियर जुड़ा हुआ है। क्या बच जाता है? चुनाव। और यही वजह है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस बार समय से पहले हो सकता है, शायद जनवरी में, शायद दिसंबर के अंत में, शायद नवंबर के आखिरी हफ्ते में। तो ये ऐसी खबर है जो हर राजनीतिक पार्टी की धड़कनें बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी अलर्ट मोड पर है, बहुजन समाज पार्टी हरकत में है, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को संदेश भेज रही है, भाजपा तो पहले ही मैदान में है क्योंकि उसे तो अंदर की खबर पहले ही मिल जाती होगी। और यही तो पूरा खेल है। जब चुनाव आयोग अचानक लखनऊ पहुंच जाए, जब BLO के साथ बड़ी बड़ी बैठकें होने लगे, जब स्कूलों में इलेक्टोरल लिटरेसी कैंपेन शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए दोस्तों कि बिगुल बच चुका है। भले ही आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ हो, लेकिन तैयारी की रफ्तार सब कुछ बता रही है। अब इसी दौरे के दौरान पत्रकारों ने ज्ञानेश कुमार साहब से बहुत सारे सवाल पूछे। लखनऊ मेरी तपोभूमि रही है, यहाँ पर मेरी शिक्षा भी हुई और यहाँ से हम फिर ऊंची शिक्षा बहुत दिनों के बाद लखनऊ में अपनी कर्मभूमि पर आकर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए संदेश देने के लिए आए। खास तौर से हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स जो कि लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं, उनको कुछ बात समझा देना और उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने स्कूल्स हैं वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ
सारे मतदाताओं के एक बार फिर नमस्कार। अब सबसे बड़ा सवाल जो देश की जनता पूछ रही है वो ये है कि चुनाव ईवीएम से होगा या बैलेट पेपर से। दोस्तों, आप किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, चाय की दुकान पर, गली मोहल्ले में, पान के ठेले पर, ट्रेन में, बस में, कहीं भी पूछ लीजिए, 80% लोग एक ही जवाब देंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। लेकिन जब यही सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाता है तो चुनाव आयोग कन्नी काट लेता है। ऐसी कन्नी काटता है जैसे किसी ने पूछ लिया हो कि भाई तुम्हारा बटुए में कितने पैसे हैं। मुंह घुमा लेते हैं, आंख नीचे कर लेते हैं, विषय बदल देते हैं। ज्ञानेश कुमार साहब से बिहार में भी यही सवाल पूछे गए थे। पिछले साल जब वो बिहार गए थे तो पत्रकारों ने बार बार पूछा था कि वोटर लिस्ट से इतने नाम क्यों कटे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या के जो आरोप हैं उनका क्या, इस पर जवाब दीजिए। साहब चुप, बार बार पूछा गया फिर भी चुप। भाई, अगर आप देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हो, अगर आप जनता के सामने खड़े हो, तो सवालों के जवाब देना आपकी जिम्मेदारी बनती है। सवालों से भागना संविधान का अपमान है। लेकिन यहाँ तो पूरा ज़माना ही ऐसा है दोस्तों जहाँ प्रधानमंत्री तक सवालों से भागते हैं, तो चुनाव आयुक्त ही भागे तो कोई हैरानी की बात नहीं है। एक ही स्कूल के छात्र हैं, एक ही सिखावन है। दोस्तों, बात करते हैं थोड़ी दुनिया की। अमेरिका देख लीजिए, कनाडा देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, जापान देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, न्यूजीलैंड देख लीजिए, पूरा यूरोप देख लीजिए, अफ्रीका के तमाम देश देख लीजिए, दक्षिण पूर्व एशिया देख लीजिए। इन सब देशों में चुनाव कैसे होते हैं? बैलेट पेपर से, कागज पर छपे हुए बैलेट पेपर पर मोहर लगा करके होते हैं। ना कोई ईवीएम, ना कोई मशीन, ना कोई सॉफ्टवेयर, ना कोई एल्गोरिदम, सीधा साधा पारदर्शी भरोसेमंद तरीका। अब सोचिए, अगर ये देश जो हमसे कहीं ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल रूप से आगे हैं, अगर वो अभी भी बैलेट पेपर पर भरोसा करते हैं, तो हमारे देश में ही ऐसी कौन सी क्रांति हो गई है कि हम मशीन के पीछे पागल हैं? क्या हमारे पास अमेरिका से बेहतर टेक्नोलॉजी है? नहीं। क्या हमारे पास जर्मनी से बेहतर वैज्ञानिक है? नहीं। क्या हमारे पास जापान से बेहतर इंजीनियर है? नहीं। तो फिर क्यों हम बैलेट पेपर पर वापस नहीं आ रहे हैं? इसका जवाब सिर्फ एक है दोस्तों, राजनीतिक इच्छा शक्ति। जो सत्ता में बैठा है वो नहीं चाहता कि बैलेट वापस आए, क्योंकि उसे शक हो सकता है कि बैलेट आया तो सत्ता चली जाएगी, और यही असली डर है। इसीलिए हर बहाना बनाया जा रहा है। ईवीएम से जल्दी होता है चुनाव, ईवीएम से सुरक्षित चुनाव होते हैं, ईवीएम से पारदर्शी है चुनाव में। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो क्या होता है? कहीं ईवीएम खराब हो गई, कहीं पीपीपैट का पर्चा उल्टा गिर रहा है, कहीं स्ट्रांग रूम में तोड़फोड़ हो गई है, कहीं ईवीएम गाड़ी में भर करके ले जाई जा रही है, कहीं गिनती में गड़बड़ी हो गई है। ये सब खबरें हर चुनाव के बाद आती है दोस्तों, हर चुनाव के बाद आती है दोस्तों। अब एक बड़ी मज़ेदार बात सुनिए, ये जो बीजेपी आज ईवीएम की सबसे बड़ी हिमायती बनी हुई है ना, यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तो ईवीएम की सबसे बड़ी दुश्मन थी। याद है? जीवीएल नरसिम्हा राव, बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता, इन्होंने तो ईवीएम पर एक पूरी की पूरी किताब लिख दी थी। पुस्तक का नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि क्या हम अपनी ईवीएम पर भरोसा कर सकते हैं। पूरी की पूरी किताब में ये साबित करने की कोशिश की गई कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, कि ये हैक हो सकती है, कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और आज जीवीएल नरसिम्हा राव कहाँ हैं पता नहीं, किसी को दिखते नहीं, शायद अपनी ही लिखी किताब को पढ़ने में मस्त होंगे। और बीजेपी अब ईवीएम की सबसे बड़ी वकालत करती है। ये लोग जब सत्ता में नहीं होते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी दिखती है, जब सत्ता में आ जाते हैं तो ईवीएम भगवान बन जाती है। ये पाखंड है दोस्तों, ये डबल स्टैंडर्ड है, ये सच्चाई से भागने का सबसे बड़ा उदाहरण है। और जब बीजेपी ने पूरे संघ के दफ्तर में ये फरमान जारी कर दिया कि ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, भाई अगर ईवीएम इतनी ही अच्छी है तो सवाल क्यों नहीं उठा सकते? खुली बहस क्यों नहीं हो सकती? विपक्ष की बात क्यों नहीं सुनी जा सकती? लेकिन नहीं, इनको तो एक तरफा जीत चाहिए, यही असली मंशा है। अब बात करते हैं ज्ञानेश कुमार साहब की। दोस्तों, इनकी नियुक्ति भी बहुत विवादों में रही थी। जिस तरह से इनकी नियुक्ति हुई, जो पुराने कानून थे उन्हें बदलकर चयन समिति से चीफ जस्टिस को हटाकर गृह मंत्री को शामिल करके, ये सब कुछ बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। इसीलिए इनकी निष्पक्षता पर पहले दिन से ही सवाल उठ रहे हैं। बिहार में जब वोटर लिस्ट का विश्लेषण गहन पुनरीक्षण हुआ था तब भी सवाल उठे थे। एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों के नाम काटे गए थे, 80 लाख के करीब नाम काटे गए थे। इस पर विपक्ष ने बहुत हल्ला मचाया था। यहाँ तक कि लोकसभा में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की तैयारी भी हो गई थी, लेकिन आखिरी वक्त पर स्पीकर ओम बिरला ने पूरा मामला ही टाल दिया, बचा लिया, सरकार ने बचा लिया। एक तरह से ये संदेश दे दिया कि जब तक हमारी सरकार है तब तक तुम्हारा बाल बेबाका नहीं होगा।
यही तो असली रिश्ता है दोस्तों, जो आज देश के संवैधानिक संस्थाओं और सत्ता के बीच बन गया है। तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम बचाओ हमें, हम बचाएंगे तुम्हें। इसी की तर्ज पर सब कुछ चल रहा है और यहीं से पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होती जा रही है। अब एक और मजेदार किस्सा सुनाता हूं दोस्तों। पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ज्ञानेश कुमार का नाम लिया था। ट्रंप ने कहा था कि भारत में तो चुनाव वैध फोटो आईडी के आधार पर होते हैं, यह अच्छी व्यवस्था है। बस ये जितनी तारीफ थी उतनी ही जगह जगह इस्तेमाल की गई। बीजेपी वालों ने कहा देखो देखो, ट्रंप ने भी हमारे चुनाव आयुक्त की तारीफ की है। लेकिन एक बात गौर कीजिए दोस्तों, ट्रंप ने कभी ये नहीं कहा कि ईवीएम बहुत अच्छी है। ट्रंप ने कभी ये नहीं कहा कि मशीन से चुनाव कराना सही है, क्योंकि खुद अमेरिका में बैलेट से चुनाव होते हैं। ट्रंप खुद बैलेट के जरिए ही राष्ट्रपति बने हैं। तो जब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति के देश में बैलेट से चुनाव होता है तो वो हमें मशीन के लिए क्यों उकसाएंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि दोस्तों कि सुनने में जो अच्छा लगता है वो सच नहीं होता। सच वो होता है जो ज़मीन पर दिखे, और ज़मीन पर सच यही है कि पूरी दुनिया बैलेट पेपर पर वापस लौट रही है और हम अकेले मशीन से चिपके हुए हैं। अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरा अफ्रीका, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, सबके मतदाता जोड़ दीजिए, फिर भी 8 करोड़ बाकी रह जाते हैं। इतने बड़े जनतंत्र का हिस्सा हैं आप। इस परिवार 97 करोड़ के परिवार में जुड़ने का कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है ये। और पता है, जब भारत का चुनाव आयोग लोकसभा के चुनाव कराता है तो कितना बड़ा होता है, थोड़ा वो अंदाज भी मैं आपको देता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी सरकार कौन सी? दुनिया की सबसे बड़ी सरकार फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें 65 लाख लोग काम। दोस्तों, बात करते हैं उन तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में अपनी पीडीए फॉर्मूला यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी मायावती के नेतृत्व में एक बार फिर से खड़ी होने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भले ही उत्तर प्रदेश में कमज़ोर हो, लेकिन राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में असर दिखा रहा है। और बीजेपी तो पूरे सिस्टम को अपने पीछे लगाए हुए है। हर संवैधानिक संस्था को इस्तेमाल कर रही है, हर सरकारी मशीनरी को अपने पक्ष में मोड़ रही है। ऐसे में अगर चुनाव समय से पहले हो गए, अगर विपक्ष को तैयारी का पूरा वक्त ना मिले, तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। यही तो असली खेल है दोस्तों, अपने प्यादों को पहले से मैदान में उतार करके विपक्ष को ऐसी स्थिति में डाल दिया जाए कि उसे संभलने का मौका ही ना मिले। और इसीलिए ज्ञानेश कुमार का ये लखनऊ दौरा इतना अहम है। ये सिर्फ एक क्षेत्रीय सम्मेलन नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक इशारा है, एक चेतावनी है सारी विपक्ष पार्टियों को कि तैयार हो जाओ, चुनाव आने वाला है और वो भी जल्द। अब आप बताइए दोस्तों, इस पूरे परिदृश्य में जनता का क्या रोल बसता है? क्या हम बस मूक दर्शक बन करके देखते रहेंगे? क्या हम बस मशीन के भरोसे अपनी सरकार चुनते रहेंगे? क्या हम बस चुनाव आयोग की मुस्कुराहट पर विश्वास करते रहेंगे? नहीं दोस्तों, अब समय आ गया है सवाल पूछने का, आवाज़ उठाने का, अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का। हमें मांग करनी चाहिए कि हमारे यहाँ भी बैलेट से चुनाव हो। हमें मांग करनी चाहिए कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में पारदर्शिता हो। हमें मांग करनी चाहिए कि हर सवाल का जवाब मिले, कोई भी चुप्पी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये देश आपका है, ये लोकतंत्र आपका है, ये वोट आपका है, तो इसीलिए हिफाजत भी आपको ही करनी पड़ेगी। कोई नेता, कोई पार्टी, कोई अफसर आकर के आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा। ये लड़ाई खुद जनता को लड़नी है। तो अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव समय से पहले भी हो जाए, अगर मशीन से ही होते रहें, तब भी जनता को अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए। हर वोट कीमती है, हर आवाज़ कीमती है, हर सवाल कीमती है। तो कुल मिलाकर के बात यह है दोस्तों कि ज्ञानेश कुमार का ये लखनऊ दौरा एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। इससे ये लगभग तय है कि 2027 का चुनाव समय से पहले हो सकता है। इससे ये भी तय है कि चुनाव ईवीएम से ही होगा। इससे ये भी तय है कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो बैलेट की मांग कर रही हैं, वो मांग फिलहाल पूरी नहीं होगी। और इससे ये भी तय है कि पूरे सिस्टम की ईमानदारी पर सवाल पहले से भी ज़्यादा उठेंगे।
क्योंकि जब निष्पक्षता पर सवाल हों, जब नियुक्ति पर सवाल हो, जब पारदर्शिता पर सवाल हो, तब नतीजों पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। अब देखना यह है कि विपक्ष कितनी तेजी से अपनी रणनीति तैयार करता है। अखिलेश यादव को अपनी पीडीए को मजबूत करना होगा, मायावती को अपने कैडर को फिर से जुटाना होगा, कांग्रेस को अपने कैंपेन तेज करने होंगे और सबसे बड़ी बात, सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर के चुनाव आयोग पर दबाव बनाना होगा कि वो पारदर्शिता के साथ काम करे। तो दोस्तों बताइए आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव समय से पहले होना चाहिए या तय समय पर होना चाहिए? क्या ईवीएम से चुनाव कराना सही है या फिर बैलेट पेपर पर वापस लौटना चाहिए? क्या गणेश कुमार जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की निष्पक्षता पर आपको भरोसा है? क्या इस बार का चुनाव पहले वाले चुनावों की तरह ही होगा या फिर कुछ बदलाव आएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।